स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा। हिस्ट्री का अपना लेसन चला था क्लास 12 का, उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने लेसन फर्स्ट देखा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें हमने देखे थे भारतीय इतिहास की जानकारी के शोध, जिसका पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था धार्मिक साहित्य का, जिसमें हमने पढ़ लिए थे ब्राह्मण साहित्य हो गया था, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। आज हम इसी को आगे करेंगे, धर्मेतर साहित्य को आज हम पढ़ेंगे। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत जैसे मैंने कल बताया था कि ऐसे सारे विषय जिसके धर्म को छोड़कर जो विषय रह जाते हैं, उन सारे विषयों का संकलन किसके अंतर्गत किया गया है? धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत किया गया है। इसमें सबसे पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, तीसरा क्षेत्रीय साहित्य और चौथा विदेशी साहित्य। अब इसी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे आज। धर्मेतर साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहला दिया हुआ है अर्थशास्त्र। ऐतिहासिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण जो स्रोत है, ग्रंथ है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है और जिसका वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौटिल्य या चाणक्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो एक नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। नेक्स्ट अपन को इसमें ये ध्यान रखना है कि चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। और इनके शासनकाल में प्रधानमंत्री का पद भी चाणक्य को वो ही दिया हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनके गुरु थे, जिनके सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। अर्थशास्त्र के अंतर पुस्तक के अंतर्गत हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है, इसमें चाणक्य के द्वारा इतिहास के कुछ विषयों का संकलन किया गया है। चाणक्य के अनुसार इतिहास के अंतर्गत आख्यानों को, व्याख्यानों को, उदाहरण, इतिवृत्त, कथाओं को, इन सबको इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। 2020 में बोर्ड में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका प्रमुख विषय क्या है? आपको ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था या उस समय की जो शासन व्यवस्था है, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट जो स्रोत है वह है रासतरंगिणी। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? सभी इस पूरे लेसन में सभी रचना का नाम और उनके रचनाकारों का नाम आपको याद रखना। आज का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक है, उसमें काफी सारी रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम के बारे में अपन पढ़ेंगे। आपको मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि 2 नंबर के क्वेश्चन में, मैचअप में मिलान करने वाले क्वेश्चन में एक तरफ रचना का नाम और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिया जाता है। तो इस लेसन में और आज के टॉपिक में सबसे ज्यादा रचना और रचनाकारों के नाम के बारे में अपन पढ़ेंगे। वो आपको सारी चीजें डिटेल से याद होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। रासतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई? कलहण के द्वारा। या कलहण की पुस्तक का नाम बताइए। तो कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की। कलहण जो था वह कश्मीर का एक प्रमुख विद्वान था और कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? रासतरंगिणी से मिलती है। अब कश्मीर के इतिहास की क्या है? प्रारंभिक शताब्दी से लेकर 11वीं और 12वीं शताब्दी का जो कश्मीर का इतिहास है, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें किसमें देखने को मिलती है? रासतरंगिणी नामक पुस्तक में देखने को मिलती है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? कलहण के द्वारा की गई। अब प्रश्न उठता है, रासतरंगिणी की रचना कब की गई?
तो रासतरंगिणी की रचना 1148 से 1150 ईस्वी के मध्य की गई। रासतरंगिणी पुस्तक की रचना, देखो हर लाइन में आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आपको ढंग से सुनना है और उसको याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पर कि कलहण की पुस्तक का नाम बताइए, तो कलहण की पुस्तक का नाम हो गया रासतरंगिणी। फिर क्वेश्चन बनता है रासतरंगिणी पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है, उसमें हो जाएगा कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, प्रारंभिक शताब्दी से लेकर 11वीं से 12वीं शताब्दी का जो इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन जाता है रासतरंगिणी की रचना कब की गई, तो रासतरंगिणी की रचना 1148 से 1150 के मध्य की गई। ओके, नेक्स्ट है जीवन चरित्र ग्रंथ। जीवन चरित्र ग्रंथ का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताना या किसी एक वंश के बारे में जानकारी देना, एक व्यक्ति के या फिर एक वंश के बारे में जानकारी देना, वो होता है जीवन चरित्र, यानी किसी एक के जीवन के बारे में जानकारी देना। जिसमें सबसे पहला है बाणभट्ट की हर्षचरित। सारी रचनाकारों के नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। बाणभट्ट लेखक है, उसकी रचना का नाम क्या है, हर्षचरित। आपको लेखक के साथ ही रचना का नाम कंटिन्यू बोलना है, साथ में बोलने से क्या होगा, आपको रचना और रचनाकार दोनों का नाम अच्छे से याद हो जाएगा। तो बाणभट्ट की रचना का नाम है हर्षचरित। इसके अंतर्गत हमें किसकी जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि था बाणभट्ट और उसी के द्वारा किसकी रचना की गई, हर्षचरित। तो हर्षवर्धन की जो उपलब्धियां हैं, उसकी विजय है, उसके जो कार्य है, उन सबकी जानकारी हमें किससे मिलती है, बाणभट्ट की। यानी पर्टिकुलर एक शासक है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमें एक ग्रंथ में, एक पुस्तक में, एक रचना में मिल रही है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, जीवन चरित्र ग्रंथ। ओके, नेक्स्ट है वाकपति का गोडवहु। याद रखना है आपको, वाकपति का गोडवहु। वाकपति लेखक का नाम है, रचना का नाम है गोडवहु। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, इसमें हमें जानकारी मिलती है कन्नौज के राजा यशोवर्मन की। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की जानकारी हमें किसमें मिलती है, वाकपति के गोडवहु में। नेक्स्ट है विलहण का विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित विलहण की पुस्तक है विक्रमांक देव चरित। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, हमें विक्रमादित्य पंचम की जानकारी मिलती है। विक्रमादित्य पंचम की जानकारी किसमें मिलती है, हमें विलहण की पुस्तक विक्रमांक देव चरित में। नेक्स्ट है हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना का नाम क्या है, कुमारपाल चरित। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, कुमारपाल की जानकारी मिलती है। तो सारी रचनाओं के नाम आपको टिप्पे याद होने चाहिए। बाणभट्ट के हर्षचरित, वाकपति का गोडवहु, विलहण का विक्रमांक देव चरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित। नेक्स्ट है नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी की रचना का नाम क्या है, हमीर महाकाव्य। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट रचना है पद्मगुप्त। पद्मगुप्त की रचना का नाम क्या है, नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित में परमार वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। परमार वंश के जो शासक हुए उनकी जानकारी हमें किससे मिलती है, पद्मगुप्त के नव सहसांक चरित से परमार वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बल्लाल का भोज चरित। बल्लाल का भोज चरित, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है, धार के राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है। आठ और अंतिम रचना है जयानक। रचना का नाम पृथ्वीराज विजय। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये जो रचना है इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति या शासक की जीवन उपलब्धियां, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, यानी संपूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वापस बता रही हूँ मैं, बाणभट्ट की हर्षचरित, वाकपति का गोडवहु, विलहण की विक्रमांक देव चरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, नयनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, पद्मगुप्त का सहसांक चरित, बल्लाल का भोज चरित और जैनक का पृथ्वीराज विजय। ये हमारा धर्मेंद्र साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं धर्मेंद्र साहित्य का दूसरा जो ग्रंथ है जिस इतिहास की जानकारी मिलती है, वह है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। वह कौन सा है, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ के अंतर्गत
नाटक, ग्रंथ, टीका, काव्य, कथाएं, कोश आदि को शामिल किया जाता है। इसके अंदर भी हमें काफी सारे ग्रंथ और उनके रचनाकारों के नाम याद करने हैं। सबसे पहला है अष्टाध्यायी। यहाँ पर मैंने रचना का नाम लिखा है। अब रचनाकारों के नाम मैं आपको बताती हूँ। अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई? पाणिनि की अष्टाध्यायी। याद रखना है आपको, सारे लेखक और रचना का नाम साथ में बोलना है। पाणिनि की अष्टाध्यायी। पंतजलि का महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? पंतजलि के द्वारा। मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास का मालविकाग्नि मित्र। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। गार्गी संहिता किसकी रचना है? कात्यायन की। कात्यायन की रचना का नाम क्या है? गार्गी संहिता, या गार्गी संहिता की रचना किसने की? कात्यायन ने। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, या मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। शूद्रक की मृच्छकटिकम। नीतिसार किसकी रचना है? कामंदक की। कामंदक की रचना नीतिसार। पंचतंत्र जिसमें काफी सारी कहानियों का समावेश है, प्राचीन कहानियां इसमें लिखी हुई है, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है? पंचतंत्र, या पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। व्रत कथा की रचना किसके द्वारा की गई? गुणाढ्य। गुणाढ्य की व्रत कथा। सोमदेव की कथा सरित सागर। कथा सरित सागर की रचना किसके द्वारा की गई है? सोमदेव के द्वारा। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। और अंतिम है हमारा अमर सिंह का अमरकोश। तो दूसरा जो है हमारा धर्मेतर साहित्य का टॉपिक, विश्व साहित्य ग्रंथ, जिसमें कौन कौन सी रचनाएं आपको याद करनी है, वापस रिपीट कर रही हूँ। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पंतजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविकाग्नि मित्र, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, कात्यायन की गार्गी संहिता, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्र की मृच्छकटिकम, कामंदक का नीतिसार, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, गुणाढ्य की बृहत कथा, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी और अमर सिंह का अमरकोश। ये हमको इसके अंतर्गत सारे याद करने हैं, सारे ग्रंथों और रचनाकारों के नाम। नेक्स्ट आता है हमारा क्षेत्रीय साहित्य। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत तीसरा जो पॉइंट आता है अपना क्षेत्रीय साहित्य, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र, पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, वह कहलाता है क्षेत्रीय साहित्य, जिसमें एक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला दिया हुआ इसमें तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तमिल साहित्य को अन्य किस साहित्य के नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य। या संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि तमिल साहित्य के प्रणेता कौन थे? इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो तमिल साहित्य के प्रणेता कौन थे? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के द्वारा तमिल साहित्य की शुरुआत की गई। ओके। क्षेत्रीय साहित्य का दूसरा स्रोत आता है तेलुगु ग्रंथ। तेलुगु भाषा में लिखा हुआ जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा है? कृष्णदेवराय विजयम। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में। यहाँ प्रश्न बनता है आपका कि कृष्णदेवराय विजयम की रचना कौन सी भाषा में की गई है? तेलुगु भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कृष्णदेवराय विजयम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कृष्णदेवराय विजयम की रचना धूर्जटे के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? धूर्जटे के द्वारा कृष्णदेवराय विजयम की रचना की गई है। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में की गई है। और इसके अंतर्गत विजयनगर का जो प्रतापी शासक था कृष्णदेवराय, इसकी उपलब्धियों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर फिर आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला तो कृष्णदेवराय विजयम की रचना किसके द्वारा की गई? धूर्जटे के द्वारा। किस भाषा में इसकी रचना की गई है?
तेलुगु भाषा में। और कृष्णदेव राय विजयम में किसकी जानकारी मिलती है? तो कृष्णदेव राय विजयम में विजयनगर का शासक, कहाँ का शासक था ये? विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थानी ग्रंथ, जिसमें राजस्थान की पर्टिकुलर राजस्थान क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? चंद्रबरदाई। किसके द्वारा की गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई। कानड़ देव प्रबंध, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? पद्मनाभ के द्वारा। पद्मनाभ ने किसकी रचना की? कानड़ देव प्रबंध की रचना की। राव जयसिरो छंद, ये रचना किसकी है? बिट्ठू सुजा की। किसकी है? बिट्ठू सुजा की रचना है राव जयसिरो छंद। नेक्स्ट रचना है वंश भास्कर, किसकी प्रसिद्ध रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है ये। सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? वह राजस्थानी इतिहास की जानकारी मिलती है। ख्याते में आपको दो ख्यात याद रखनी है। सबसे पहला है बांकीदास की ख्यात और दूसरा है नैणसी की ख्यात। ये दो ख्यातें भी हैं जिससे हमें राजस्थानी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर वापस रिपीट कर रही हूँ सारी रचनाओं और रचनाकारों के नाम। तमिल साहित्य में तो रचना दी भी नहीं है। संगम साहित्य याद रखना है। प्रणेता कौन थे उनके? अगस्त्य ऋषि। तेलुगु ग्रंथ कृष्णदेव राय विजयम प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ है। किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? दुर्जटी के द्वारा। किसकी जानकारी मिलती है इसमें? विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय की। राजस्थानी ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? चंद्रबरदाई की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है। कानड़ देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ के द्वारा, राव जयसिरो छंद बिट्ठू सुजा द्वारा, और सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, और बांकीदास की ख्यात और नैणसी की ख्यात दो ख्यातें हैं जिससे हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब क्षेत्रीय साहित्य के बाद में जो धर्मेतर साहित्य का अंतिम ग्रंथ आता है, अंतिम स्रोत जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, वह है हमारा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में हमें तीन प्रकार के विदेशी विवरण यानी भारत के इतिहास के बारे में केवल भारतीय रचनाकारों या भारतीय साहित्य के द्वारा ही इसकी रचना नहीं की है, अपितु विदेशों से भी भारत में काफी सारे यात्री आए थे। उन्होंने यहाँ की यात्रा वर्णन को अपने किसी ग्रंथ या पुस्तक में संकलित किया। तो वे भी ऐसे स्रोत है जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन सा हमें याद रखना है? सबसे पहला है यूनानी साहित्य, दूसरा है चीनी साहित्य, और चौथा है तिब्बती साहित्य। तीसरा है तिब्बती साहित्य। यूनानी साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं या रचनाकार हैं जिनके लेखन कार्य के द्वारा या जिनके ग्रंथों के द्वारा, जिनके पुस्तकों के द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला यूनानी लेखक कौन सा है? टेसियस। कौन है? टेसियस। ये कौन था? ईरान का राजवैद्य था। ईरान का राजवैद्य था। इसने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। हेरोडोटस, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है मेगस्थनीज। 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप। मेगस्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत, यूनान से आया था, यूनानी राजदूत था। किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर ने यूनानी राजदूत भेजा भारत में। किसके दरबार में? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब यहाँ पर क्रॉस में आपके काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेगस्थनीज ने
मेगास्थनीज को भारत में किसके द्वारा भेजा गया? तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को भारत भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में या किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का नाम बताइए। तो क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और याद रखिए अपन को, मेगास्थनीज की पुस्तक, क्या नाम है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? इंडिका। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। या मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। देखो हम जब मौर्यकाल पढ़ते हैं तो मौर्यकालीन इतिहास का जो एक लिखित पुस्तक के रूप में विवरण जो मिलता है वो हमें दो स्रोतों से मिलता है। सबसे पहला तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरी जो पुस्तक है वह है मेगास्थनीज की इंडिका। ये दो ही ऐसे स्रोत है जिससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की विश्वसनीय जानकारी, उस समय की शासन व्यवस्था की, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सारी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? भूगोल, जियोग्राफी। यहाँ पर आपको दो पुस्तकों का नाम सेम मिलेगा। स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम भी क्या है? भूगोल। तो दोनों ने एक एक पुस्तक लिखी और दोनों का नाम सेम था। टॉलमी की पुस्तक का नाम भी भूगोल है, स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम भी भूगोल है। प्लिनी द एल्डर की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, या जिसको हिस्टोरिका भी कहते हैं। हिस्टोरिका या फिर नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है एरिस्टोब्यूलस। एरिस्टोब्यूलस की रचना का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ द वॉर। हिस्ट्री ऑफ द वॉर किसकी रचना है? एरिस्टोब्यूलस की। हिस्ट्री ऑफ द वॉर। और नेक्स्ट आता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये पुस्तक का नाम है। इसके अंतर्गत हमें क्या है? प्राचीन कालीन जो बंदरगाह थे और उस समय के जो व्यापारिक मार्ग थे, व्यापारिक बातों की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलती है। ये तो हो गया यूनानी साहित्य, विदेशी साहित्य में, ठीक है। अब विदेशी साहित्य का दूसरा टॉपिक है हमारा चीनी साहित्य, यानी चीन से भी काफी सारे यात्री यहाँ भारत आए थे और उन्होंने भारत की तत्कालीन स्थिति के बारे में लिखा। सबसे पहला अपन का नाम आता है फाहियान। फाहियान, आपको इन सब का याद रखना है कि किसके शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री का नाम क्या था? फाहियान। या फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इसने तत्कालीन भारत की सभी दशाओं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा। नेक्स्ट अपन को याद रखना है दूसरा चीनी यात्री भारत आया था वेनसांग। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहा जाता है, जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में प्रवेश किया था लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास। ओके, 7वीं सदी के प्रारंभिक काल में वेनसांग भारत आया था। ओके, अब वेनसांग ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम क्या है? सीयू की, इसके अंतर्गत भारत की स्थिति के बारे में लिखा। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेनसांग को। और सीयू की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वेनसांग के द्वारा। तो वेनसांग के द्वारा सीयू की पुस्तक में भारत की तत्कालीन स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। लास्ट जो चीनी यात्री आया था वह है इत्सिंग। यह आया था लगभग 7वीं शताब्दी के अंत में। 7वीं सदी के अंत में ये भारत आया था और उस समय लगभग नालंदा
विक्रमशिला, जो 2 विश्वविद्यालय थे उनके बारे में इसने लिखा, वहां का अध्ययन किया। वैसे मोस्टली जो चीनी साहित्य यात्री जो भारत आए थे, इनका एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ये तीनों जो यात्री थे ये भारत आए थे। नेक्स्ट है अपना तिब्बती साहित्य। विदेशी विवरण का तीसरा राष्ट्र कौन सा है? तिब्बती साहित्य। इसमें सबसे पहला लेखक कौन है? तारानाथ झा। इसके 2 ग्रंथ आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर, ये दोनों रचनाएं किसकी है? तारानाथ की। ओके। मसूदी की पुस्तक का नाम क्या है? मिडास ऑफ गोल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक किसने लिखी? मसूदी ने। या मसूदी की पुस्तक का नाम क्या है? मिडास ऑफ गोल्ड। और इस पुस्तक से ही हमें पता चलता है कि भारत का जो साम्राज्य था वह स्थल के साथ साथ समुद्री मार्गों तक भी फैला हुआ था। ओके। चर्चनामा पुस्तक जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। वैसे मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन कालांतर में इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसके अंतर्गत हमें सिंध प्रदेश की जानकारी मिलती है। सिंध का जो इतिहास है, सिंध प्रदेश के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें किससे मिलती है? चचनामा से मिलती है। नेक्स्ट लेखक है हमारा सुलेमान नवी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सिलसिलात उल त्वारिक। सिलसिलात उल त्वारिक किसकी रचना है? सुलेमान नवी की। इसके अंतर्गत हमें पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से शासक? पाल और प्रतिहार शासकों की जानकारी हमें किससे मिलती है? सुलेमान नवी की पुस्तक सिलसिलात उल त्वारिक से मिलती है। अल-बिरूनी, अल-बिरूनी इसकी रचना का नाम क्या है? किताब उल हिंद। कई जगह हमें तारीख उल हिंद भी देखने को मिलता है, दोनों सही है। किताब उल हिंद लिखो या फिर तारीख उल हिंद लिखो। किसकी रचना है? अल-बिरूनी की। अल-बिरूनी जो था या अल-बिरूनी जो था, ये महमूद गजनवी, नाम सुना हो आपके? तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी के काल में 11वीं शताब्दी में उसके साथ में इसने भारत में प्रवेश किया था। ओके, तो यहाँ पर हमारा विदेशी विवरण कंप्लीट हो जाता है, धर्मेतर साहित्य कंप्लीट हो जाता है। धर्मेतर साहित्य के बाद में साहित्यिक स्रोतों का जो तीसरा स्रोत है वह कौन सा है? वंशावलियां। वंशावलियां जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था इसमें कि वंशावलियों में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के वंश की यानी पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर आपका लघुतरात्मक एक क्वेश्चन बनता है कि वंशावलियां भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में किस प्रकार अपना महत्व रखती है, या वंशावलियों का एक इतिहास के स्रोत के रूप में महत्व बताइए, या वंशावली के माध्यम से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है। सबका आंसर सेम रहेगा। इसमें आपके 6 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 6 पॉइंट आपको आंसर में लिखने हैं। वंशावलियों का महत्व पूछा जाता है, या ऐसे पूछा जाता है कि इतिहास के वंशावली के माध्यम से किसकी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला हमको वंशावली में ध्यान रखना है न्यायिक साक्ष्य। न्यायिक साक्ष्य मतलब न्यायालय में सबूत पेश करने में, गवाह पेश करने में वंशावलियों को पेश किया जा सकता है, यानी ये ऑथेंटिक है। कौन से? 1872 का भारत अधिनियम, 1872 का जो भारतीय अधिनियम है उसमें ये वंशावलियों को एक गवाह के रूप में मान्यता प्रदान की गई है कि अगर किसी प्रकार का न्यायिक मतभेद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये इसका अपना एक महत्व है, जिससे कि हमें अगर किसी प्राचीन इतिहास की अगर किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वंशावली के माध्यम से उनके पहले की जो चीजें हैं, वंश की जो चीजें हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या फायदा है इसका? प्राचीन भारत की घटनाओं की जानकारी। अब वंशावलियों का काल जो है लिखने का कार्य जो है वो प्राचीन काल के चारण और भाटों के द्वारा प्रारंभ से किया जाता था। तो उस समय की जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत की जो घटनाएं थी उनका उल्लेख भी चारण और भाट क्या करते थे? अपने लेखन कार्य में बीच में करते रहते थे, तो जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट याद रखना है आदर्श महापुरुष की जानकारी। हर व्यक्ति क्या होता है, किसी कार्य को करने से पहले या
अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को आदर्श पुरुष के रूप में या महापुरुष के रूप में मानता है। तो किसी व्यक्ति या किसी वंश के लोगों में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह किसे अपना महापुरुष या नैतिक पुरुष या आदर्श पुरुष के रूप में जानते थे, उसका उल्लेख भी वंशावलियों के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्टिकुलर किसी एक वंश के महापुरुषों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? वंशावलियों के माध्यम से। नेक्स्ट कारण है इसका यथार्थता पर आधारित। यथार्थता का मतलब क्या होता है? वास्तविक। यथार्थ का मतलब क्या है? वास्तविक। यानी वंशावलियों में जो चीजें लिखी जाती है बिल्कुल वास्तविक होती है। कैसे कह सकते हैं हम ये कि वंशावलियों के लेखन का जो कार्य है वह लेखक क्या करता है, जिस वंश के बारे में जानकारी इसको लिखनी है उस व्यक्ति के घर पर रहकर ही लिखने का कार्य करता है। इसलिए जो व्यक्ति वंश के अपने परंपरागत बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जो चीजें बताता है, उन्हीं चीजों को लेखन कार्य में वंशावलियों में लिखा जाता है, चारण भाटों के द्वारा या लेखकों के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि वंशावलियों में काल्पनिकता का स्थान नहीं होता है। इसमें कोई भी काल्पनिक चीजों का समावेश नहीं होता है। इसमें जो भी चीजें लिखी जाती है बिल्कुल क्या होती है? सत्य होती है, यथार्थ होती है, वास्तविक होती है। ओके, नेक्स्ट है वंश और पूर्वजों की जानकारी। अब हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी गोत्र क्या थी, हमारी जाति क्या थी, हमारे कुल पुरुष कौन थे, कुल देवी देवता कौन थे, इनकी जानकारी भी हम वंशावलियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वंश परंपरागत लेखन कार्य तो प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो हमारे पूर्वज किस प्रकार के, कैसे देवी देवता को पूजन पाठ करते थे, क्या क्या गोत्र लगाते थे, उनके क्या क्या कार्य थे, उनकी क्या जाति थी, उन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? वंशावलियों के माध्यम से। और लास्ट इसका महत्व है धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा। कि प्राचीन काल में क्या हुआ, जिसमें बाहरी आक्रमण शुरू हो गए थे, उस समय काफी सारे हिंदुओं को मुसलमान धर्म स्वीकार करना, मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा था। यानी जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया था। ऐसे में जब उनका शुद्धिकरण करके काफी लोग शुद्धिकरण के बाद पुनः धर्म परिवर्तित कर लिया था, तो जिन लोगों में जो मुस्लिम धर्म या जिन्होंने धर्म परिवर्तित कर लिया था, अब उनका वास्तविक वंश क्या था, वास्तविक धर्म क्या था, उसकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है? वंशावली के माध्यम से। जिससे क्या होता है, जो सांप्रदायिकता की भावनाएं, विद्वेष की भावनाएं, उसको समाप्त किया जा सकता है और विभिन्न धर्मों के बीच में सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह आपका लघुतरात्मक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके अति लघु यानी 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, वंशावली में आपको क्या पूछा जाएगा? इसका महत्व पूछा जाएगा या इसका इतिहास के स्रोत के रूप में योगदान पूछा जाएगा। उसमें आपको ये 6 पॉइंट क्लियर लिखने हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन के अंतर्गत। ओके, अब धर्मेतर साहित्य समाप्त होने के बाद में 2 स्रोत हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में। भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 स्रोत हैं। सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को पुनः 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें धार्मिक साहित्य हम पढ़ चुके हैं, धर्मेतर साहित्य हम पढ़ चुके हैं और तीसरा वंशावली हमने पढ़ ली है। अब जो दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत खनन में या खुदाई में जो चीजें प्राप्त होती है उसका संकलन किया जाता है। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन यानी वही है खुदाई के में जो चीजें हमें प्राप्त हुई है। अब जैसे अगर हम किसी सभ्यता के बारे में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को लेते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की, अब उस समय तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं था, आज से लगभग 5 से 6 हजार साल पुरानी सभ्यता है। तो उसकी जानकारी में कैसे प्राप्त हुई कि उस समय के जो अवशेष थे, जो औजार थे, जो उपकरण थे, मिट्टी के बर्तन थे, उन सब के अवशेषों में मिलने के बाद जब खुदाई में वो सारे अवशेष मिले, वो सारी चीजें हमको मिली, तब हमने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि आज से कई सालों पहले ऐसी सभ्यता रही होगी। यानी एक सभ्यता की संपूर्ण जानकारी हमें किससे प्राप्त हो गई? उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के माध्यम से। अब यहाँ पर औजारों उपकरणों के आधार पर जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, उस आधार पर हमें प्राचीन काल में 4 प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। ये देखो, फर्स्ट है गैरवे रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। मृदभांड का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के जो बर्तन बनते थे उनके आधार पर 4 प्रकार की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। लघुतरात्मक में दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके लेसन के एंड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में या मृदभांड संस्कृति में कितने प्रकार की संस्कृति का उल्लेख हमको मिलता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृति है। सबसे पहली है गैरवे रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, दूसरी है काले और लाल मृदभांड संस्कृति, तीसरा चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति और चौथा है उत्तरी काली चमकीली संस्कृति। इन 4 संस्कृतियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम कल की क्लास में लेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।